कैपिटल एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है इसके विषय में जानकारी प्राप्त। राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में। तो ये राजभाषा क्या होती है? तो राजभाषा है, इसका मतलब है कि राजकाज की भाषा, यानी हमारे देश की राजकाज की भाषा, संघ के राजकाज की भाषा, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं। राजभाषा का अर्थ है, राजभाषा का अर्थ क्या है? यानी देश के राजकाज की भाषा। ठीक है, राजकाज की भाषा। ठीक है, राजकाज की भाषा ना, अर्थात जो देश के ना राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त की जा रही है उसे हम राजभाषा कहेंगे। ठीक है, अर्थात जो भाषा, अर्थात जो भाषा राजकीय कार्यों में, किसमें? राजकीय कार्यों में। ठीक है, राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही है। ठीक, किसके लिए? राजकीय कार्यों के लिए, यानी राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही हो उसे हम क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे, उसे राजभाषा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? राजभाषा। ठीक है, उसे राजभाषा कहेंगे, यानी जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जा रही है उसे हम राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही है उसे हम राजभाषा कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। तो देखिए, राजभाषा शब्द जो है ये एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा शब्द, राजभाषा शब्द कैसा है? संवैधानिक है। ठीक है, राजभाषा शब्द है वो संवैधानिक है। हाँ, जो राजभाषा शब्द है, शब्द कैसा है? संवैधानिक है, अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त है। राजभाषा शब्द संवैधानिक है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? हिंदी को, कब? हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी को तो ये कब दर्जा दिया गया था? हिंदी को 14 सितंबर, ठीक है, 1949। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का, यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, तो इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो लिखें, इसीलिए प्रत्येक वर्ष है ना, 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, है। ठीक है, यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और राजभाषा शब्द संवैधानिक शब्द है क्योंकि इसको 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो भाग 5 है, ठीक, संविधान के भाग 5 में, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है ये जान लेते हैं। संविधान के भाग 5, भाग कितना? 5, और अनुच्छेद कितना है? 120। ठीक, इसमें क्या है? संविधान के भाग 5 में हिंदी भाषा का थोड़ा सा प्रावधान किया गया है कि इसमें क्या है। तो देखिए, इसमें है कि संसद में, किसमें? संसद में प्रयोग की जाने वाली
ठीक है। संसद में प्रयोग की जाने वाली, एक मिनट रुकिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, यानी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, क्या किया गया, भाषा से संबंधित है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। ठीक है, तो क्या है कि संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने, संसद यानी हमारी जो संसद है उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित, अर्थात इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि संसद में भाषा प्रयोग की जाए, तो उसके विषय में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे एक है भाग 6। ठीक है, संविधान का भाग 6, भाग कितना, 6। ठीक है, अनुच्छेद है आपका 210, अनुच्छेद कितना है, 210, संविधान का भाग 6। हम इसमें ये कराएंगे कि संविधान के कौन प्रावधान किया गया, क्या क्या प्रावधान किया गया। तो देखिए अनुच्छेद 210, जो हमारा अनुच्छेद 210 है, ठीक, तो इसमें विधानमंडल की, किसकी, विधानमंडल की, अनुच्छेद 210 में विधानमंडल, ठीक है, किसकी, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली बात, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का क्या कहते हैं, प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है का प्रावधान। ठीक है, प्रावधान है, यानी एक तो हिंदी से अनुच्छेद एक भाषा से मतलब ये जुड़ा है कि 120 संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाए इसके विषय में उसमें लिखा है, किस तरह से प्रावधान दिया गया है, ये अनुच्छेद 120 के अंतर्गत जानकारी। और ये जो विधानमंडल में भाषा का प्रयोग, इसकी भी जानकारी हमारे अनुच्छेद 210 में मिलेगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में हिंदी के विषय में प्रावधान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351, तो ये जान लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, भाग 17। ठीक, तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, राजभाषा। ठीक है, तो क्या लिखा है संविधान में इसके विषय में, देखिए संघ की राजभाषा, इसके विषय में क्या लिखा है। तो देखिए संविधान के भाग 17, कितना, भाग 17, संविधान के भाग 17। ठीक है, किसमें, भाग 17, अर्थात ये 17 भाग किससे जुड़ा है, हिंदी भाषा के प्रावधान से जुड़ा है संविधान का भाग 17। ठीक है, तो संविधान का भाग 17 के अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, क्या किया गया है, हिंदी भाषा यानी तक राजभाषा के विषय में, राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी, राजभाषा के विषय में प्रावधान किया गया है, राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है, राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। तो देखिए यानी संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, राजभाषा संबंधी यानी हिंदी के विषय में प्रावधान किया गया। अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 343 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 343 में क्या है, अनुच्छेद 343, ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हमारी हिंदी राजभाषा होगी और अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये सब किसमें लिखा है, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में। तो देखिए संघ की राजभाषा, तो लिखें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, लिपि देवनागरी होगी, यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अंकों का रूप कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय, अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय होगा, है ना। यह
भारतीय अंकों का रूप कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। यानी अंकों का रूप भारतीय अंकों का, यानी अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय होगा। ये सब किसमें लिखा है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, राष्ट्रीय होगा। ये सब लिखा है अनुच्छेद 343 में। ठीक है, ये सब किसमें लिखा है? अनुच्छेद 343 में लिखा है। तो संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। अब देखिए अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 344, देखिए अनुच्छेद 344 जो है वह हमारा किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग बनाने के संबंध में और संसदीय बनाने के संबंध में है कि राजभाषा आयोग बनाया जाए। इसका प्रावधान किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 344 में लिखा गया है कि राजभाषा आयोग बनेगा 5 वर्ष बाद और एक संसदीय समिति बनेगी 10 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में एक संसदीय समिति गठित की जाएगी, 5 वर्ष बाद आयोग गठित किया जाया करेगा। तो देखिए इसमें राजभाषा के संबंध में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हमने चीज ये हाँ, यहाँ देखिए संघ की राजभाषा क्या होगी? लिपि देवनागरी होगी, अंकों का। इसमें देखिए 15 वर्षों तक, कब कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक इसका प्रावधान था। 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी, ये कहा गया। अंग्रेजी बनी रहेगी, ये कहा गया था उस समय। ठीक है, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक अंग्रेजी बनी रहेगी, ये कहा गया था उस समय कि 15 वर्षों तक क्या होगा? अंग्रेजी, यानी 15 वर्ष तक अंग्रेजी बनी रहेगी। और ठीक है, ये इसी में लिखा गया अनुच्छेद 343 में। तो अंग्रेजी का प्रावधान उस समय कितने वर्ष तक रखा गया? ठीक, अब है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या है जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग, राजभाषा के संबंध में आयोग बनाने का प्रावधान है। राजभाषा के आयोग, ठीक है, आयोग और समिति बनाने का प्रावधान है, बनाने का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग से। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति बनाने का प्रावधान है। तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में कब बना, ये जान लेते हैं। तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग वीजी खैर किसकी अध्यक्षता में? वीजी खैर। ठीक है, वीजी खैर यानी इनका पूरा नाम बाल गंगाधर खैर। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को गठित हुआ। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खैर बाल गंगाधर यानी इनका पूरा नाम ये है, खैर की अध्यक्षता में, ठीक है, कब? 7 जून 1955। 7 जून 1955 को गठित किया गया है ना, गठित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, यानी गठन किया गया, इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, 1955 को गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, 7 जून 1955 को गठन किया गया, यानी बना 7 जून 1955 को। लेकिन इसका जो प्रतिवेदन दिया था, रिपोर्ट दी थी, वो 1956 में दी थी। यानी जो प्रतिवेदन दिया था, रिपोर्ट सौंपी गई थी, वो 1956। ठीक है, रिपोर्ट 1956 में, वो गठन कब हुआ था इसका? 1955 में गठन हुआ था। इसी प्रकार से हमारी क्या कहते हैं, राजभाषा समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? राजभाषा समिति बनाई गई। ठीक है, संसदीय समिति, संसदीय समिति क्या बनी? संसदीय समिति। तो संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति। तो देखिए संसदीय राजभाषा समिति कब बनी, ये जान लेते हैं। संसदीय राजभाषा समिति बनी 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1970। ठीक, तो लिखें संसदीय राजभाषा समिति। तो देखिए
राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के संबंध में समिति बनाने का, ठीक है, राजभाषा के संबंध में समिति का प्रावधान किया गया है, ठीक है, संसदीय बनाने का प्रावधान, ठीक, ये किसमें है, 344 में, अनुच्छेद 344 में ही तो है, राजभाषा के संबंध में समिति बनाने का प्रावधान। तो देखिए संसदीय समिति कब बनी, ये जो समिति है इसका गठन कब किया गया, तो देखिए संसदीय समिति यानी प्रथम गठन संसदीय समिति का गठन कब किया गया, 16 नवंबर, ठीक है, कब किया गया, 16 नवंबर, 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1957 को कब किया गया, 16 नवंबर 1957 को गठन किया गया, किसका, संसदीय समिति का गठन 16 नवंबर 1957 को किसकी अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद, ठीक है, यानी जीबी पंत, इनका गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है, यानी संसदीय समिति का गठन 16 नवंबर 1957 को गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है, अध्यक्षता में किया गया, ठीक है। अब आपने जाना कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राजभाषा आयोग बनाया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खैर थे और इसका गठन 7 जून 1955 और इसकी रिपोर्ट 1956 को सौंपी गई थी। संसदीय समिति का गठन कब हुआ, 16 नवंबर 1957 को संसदीय समिति का गठन हुआ, जीबी पंत की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 345 में क्या प्रावधान है। तो देखिए अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 देखिए राज्य की प्रादेशिक भाषा, इसके में राज्य की यानी इसमें क्या प्रावधान है कि राज्य की प्रादेशिक भाषा, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, राज्य की प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा, राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के विषय में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 345 में, राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के विषय में, ठीक है, राज्य की प्रादेशिक भाषा। अनुच्छेद 346 देखिए जो ज्यादा जरूरी है उन पर हम ज्यादा फोकस डालते हैं कि जैसे 44 था बहुत जरूरी है, 343 के राजभाषा हिंदी होगी, इसका लिपि देवनागरी होगी और अंगों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये बहुत जरूरी था। 344 सन 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ये भी जरूरी था, ठीक है। 344 अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि राजभाषा आयोग गठन किया जाएगा, संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो 346 में क्या है हमारा कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार से पत्रादि यानी पत्राचार का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 346 में, ठीक है। तो एक राज्य देखें क्या प्रावधान है इसमें, एक राज्य दूसरे राज्य एक राज्य दूसरे राज्य या संघ को किसको या एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या संघ से, ठीक है, बीच या से पत्र आदि, ठीक है, पत्र आदि की राजभाषा। यानी अनुच्छेद 346 में लिखा है कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस में पत्र व्यवहार करेगा, इसके विषय में प्रावधान अनुच्छेद 346 में किया गया है। तो देखिए ये आपसी करार के द्वारा होता है कि आपसी करार किया गया है कि हिंदी से हिंदी में हो जाए या उनकी अपनी भाषा में हो जाए प्रावधान, मतलब पत्र आदि, ठीक है। यानी पत्र यानी पत्राचार, एक दूसरे को पत्र भेजे, राज्य एक दूसरे राज्य को पत्र भेजे तो वो किस में भेजे, ठीक है। ये सारी चीज का प्रावधान 346 में किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347। तो देखिए अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की
राज्य की जनसंख्या संख्या के अनुभाग द्वारा, यानी उसके किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग यानी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा, यानी किसी राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही है, उसके अनुभाग में यानी उसके भाग में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जा रही है, ठीक है। तो उसके विषय में प्रावधान है कि उसको दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है, संविधान में। इस तरह से किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली किसी राज्य के बोले जाने वाली भाषा के संबंध में प्रभाव, संबंध में विशेष प्रावधान, यानी ऐसे लिख लो विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान, ठीक है। किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 347 में किया गया। अब देखिए अनुच्छेद है हमारा 348, कौन सा है? अनुच्छेद 348। अनुच्छेद कितना है? 348। कितना अनुच्छेद है? 348, ठीक है, अनुच्छेद 348। तो देखिए अनुच्छेद 348 में क्या है? अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। 348 इसमें क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, शॉर्ट में या पूरा ही लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान की भाषा का प्रावधान किया गया, भाषा का प्रावधान, सुप्रीम का प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया। कितने में किया गया? अनुच्छेद 348 में किया गया। सुप्रीम प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है, ठीक है। अब डाल लेते हैं अनुच्छेद 349। तो देखिए अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित, ठीक है, और अधिनियम, भाषा से संबंधित कुछ विधियां और अधिनियम, इसको यहाँ लिखे, यहाँ लिखे क्योंकि उधर दिखाई नहीं देता, ठीक है। कुछ विधियां यानी कुछ विधियां, ठीक है, अधिनियम, कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रबंध है, करने के लिए विशेष प्रबंध, यानी अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है कि जैसे राष्ट्रपति किसी भी भाषा को कोई दर्जा दे या न दे, या कोई भी अधिनियम आए तो उसको साइन करे या न करे, ठीक है। तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 349 में किए गए हैं। भाषा, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषा की बात चल रही है इसलिए ये भाषा से संबंधित है 349। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 350, कौन सा? अनुच्छेद 350। तो देखिए अनुच्छेद 350 में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक, यानी भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनको अपनी मातृभाषा बोलने की छूट देना, ठीक है, और उस मातृभाषा का विशेष प्रावधान करना किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत है। तो देखिए भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई भाषाई अल्पसंख्यक, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। भाषाई अल्पसंख्यकों को यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक, प्राथमिक स्तर, इस पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, कौन सी भाषा, मातृभाषा, यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, किसका, मातृभाषा का प्रयोग, किसका प्रयोग, मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक है, यानी हमारी मातृभाषा, ठीक। तो क्या है, मातृभाषा में क्या दिया है, शिक्षा दी जाए, प्रावधान किया, मातृभाषा शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है, भाषाई अल्पसंख्यक, यानी भाषा के आधार पर, यानी ऐसी कौन सी कोई भाषा जो कम बोलते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम, तो उसे क्या कहा जाएगा, कम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 350 में, यानी संविधान में यह भी प्रावधान है कि हमारे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा, प्राथमिक, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसमें प्रदान की जाए, मातृभाषा में प्रदान की जाए, तो बच्चा अच्छे से पकड़ करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब है अनुच्छेद 351 जो पूछा जाता है बहुत बार, अनुच्छेद 351, ठीक है, अनुच्छेद 351, देखिए अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, तो ये किससे संबंधित है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, विकास के निर्देश, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में, ठीक है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, यानी संघ क्या करे, राजभाषा का प्रचार प्रसार करे, संघ राजभाषा का प्रचार प्रसार करे, क्या करे, प्रचार प्रसार करे, ठीक है, संघ राजभाषा क्या करे, प्रचार प्रसार करे और उसको बढ़ावा दे, ठीक है, और हिंदी में बोलने वालों की संख्या के आधार में बढ़ोतरी करे, हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए अनुच्छेद 351 में, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए अनुच्छेद 351 में, ठीक है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं, किसमें, अनुच्छेद 351 में, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए अनुच्छेद 351 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, संविधान की, ये भी जान लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, ठीक है, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको स्थान दिया गया, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। प्रारंभ में अगर देखा जाए, प्रारंभ में कितनी थी, 14 भाषाएं, प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है, यानी संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन टोटल अभी कितनी है, 22 है, प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है, प्रारंभ में कितनी थी, 14, और अभी, ठीक है, कितनी है, 22 है अभी, ठीक। तो देखिए प्रारंभ में जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो देखिए असमिया, ठीक है, असमिया, बांग्ला, ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, ये सारी जो भाषाएं हैं ये हमारी शामिल थी, किसमें, हमारी 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल थी, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है, कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, तो वो 14 भाषाएं कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती भी शामिल है, ठीक है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, ठीक, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, ठीक, कश्मीरी,
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये सारी और भी हैं, मलयालम, मराठी, उड़िया, मलयालम, मराठी, उड़िया, मलयालम, मराठी, उड़िया, ठीक है, पंजाबी, ठीक है, यानी पंजाबी भी शामिल है। मलयालम, मराठी, पंजाबी, ठीक, तमिल, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ठीक है, पंजाबी, संस्कृत भी है हमारी, क्या है, संस्कृत भी है, ठीक है, तो क्या है, उड़िया, पंजाबी, ठीक, तो ये सारी भाषाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ठीक, कितनी हो गई, 14। तो आरंभ में ये 14 भाषाएं शामिल थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भाषाएं हमारी शामिल थी, ठीक है। ये 14 भाषाएं हमारी शामिल थी प्रारंभ में, ये प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, ये सारी भाषाएं हमारी आरंभ में शामिल थी, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि और भाषाएं 22 है, तो और भाषाएं कब कब शामिल की गई, कौन कौन से संशोधन में शामिल की गई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले किया गया सिंधी को शामिल, ठीक है, 21वें संशोधन में सिंधी को शामिल किया गया 1967 में, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या, कब किसको शामिल किया गया, सिंधी को, ठीक है, किसको शामिल किया गया सबसे पहले, 21वें संशोधन में, ठीक है, 21वें संशोधन में, 21वें संशोधन में, ठीक है, 21वें संशोधन 1967, 21वें संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया, शामिल किया गया, ठीक है, किया गया, ठीक। तो 21वें संशोधन में, किस संशोधन में सिंधी को शामिल किया गया, 21वें, कब, 1967 में। तो ये याद रखने की चीज है कि 21वें संशोधन 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। सिंधी को कब शामिल किया गया, 21वें संशोधन को शामिल किया गया, ठीक है। 21वां संशोधन हुआ भाषाओं से संबंधित पहला, तो उसमें हमारा सिंधी को शामिल किया गया। किस भाषा को शामिल किया गया, सिंधी। तो सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्राह्मण से, ठीक है। इसका विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ब्राह्मण से, ठीक। फिर हमारा संशोधन हुआ, ठीक है, कौन संशोधन हुआ, 71वां संशोधन हुआ। तो देखिए 71वें संशोधन में किसे शामिल किया गया, ठीक है, 71वें संशोधन में, यानी 71वां संशोधन हुआ कब, ठीक है। तो जो 71वां संशोधन है हमारा वो 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992 में, कब हुआ, 92 में। तो 71वें संशोधन 1992 में नेपाल, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी नेपाली हमारे संविधान में स्थान प्राप्त है, नेपाली हमारे संविधान में स्थान प्राप्त है, ठीक है। संविधान में नेपाली को स्थान दिया गया है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। तो कोंकणी यानी ये मराठी की है, कोंकणी, इसको कब, 71वें संशोधन 1992 में स्थान दिया गया, ठीक है। अब देखिए एक और संशोधन है हमारा, 92वें संशोधन में किस किस को शामिल किया गया, ठीक। 92वें संशोधन, 92वें संशोधन हुआ 2003 में। कब हुआ, 2003 में। तो 92वें संशोधन 2003 में किस किस को शामिल, संताली। तो इसमें बोडो, डोंगरी, ठीक, मैथिली और संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को कब शामिल किया, यानी 2003 में। 92वें संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। और इस प्रकार कुल कितनी भाषाएं हो गई,
22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हैं। अर्थात भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। प्रारंभ में आपकी 14 भाषाएं थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, ठीक, ये सारी भाषाएं आपकी किसमें थी? आपके प्रारंभ में थी 14 भाषा। फिर बाद में ये संशोधन हुए। 21वें संशोधन में 1967 में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संशोधन 1992 में हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया आपका, ठीक है। और 92वां संशोधन 2003 में हुआ और उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को जोड़ा गया। और मैथिली हमारी किसकी है? ये हमारी हिंदी की बोली है, ठीक है। किसकी बोली है? ये हिंदी की बोली है, यानी बिहारी हिंदी की बोली है मैथिली, ठीक है। तो बिहारी हिंदी की बोली शामिल किया गया है किसमें? भारतीय संविधान में। और किस संशोधन में मैथिली को शामिल किया गया है? तो 92वें संशोधन 2003 में इसको मैथिली को संविधान में दर्जा मतलब स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति थी, जो आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद फिर से एक बार।